मैं संदीप शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लाइव आइएगा जल्दी से। हम आज एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको समझने की बहुत आवश्यकता होती है, बिना समझे टॉपिक कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो लाइव आइएगा जल्दी से। तो हमारी बातें हो गई थी परमाणु और अणु पर, और अणु और परमाणु हमने कंप्लीट कर लिया था और इससे बाद आपका पेपर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। जो अणु और परमाणु हमने बात की है, इसके बाद हम बातें कर रहे हैं आपके रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं पर। रासायनिक अभिक्रियाएं, ये भी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से भी प्रश्न आपके बनता है, याद रखना। बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ेंगे हम। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, रासायनिक परिवर्तन होना, रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? किसी भी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो देखिएगा, जैसे दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से दही का बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। या मैं ये कहूं कि दूध का फटना, दूध का फटना भी एक प्रकार का तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कोयले का कार्बन का जलना, कार्बन का जलना, ये भी तुम्हारा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना। जैसे हमें एनर्जी मिलती है तो हमने जो भोजन किया है उस ग्लूकोज का भी ऑक्सीकरण होता है और हमें एनर्जी मिलती है, तो ये एक प्रकार का तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन होना ही तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया है। जब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लिख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लिख देते हैं तो हमारी रासायनिक समीकरण बन जाती है। अगर आपसे पूछे रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया को लिख देना रासायनिक समीकरण है। तो हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं पर, और रासायनिक अभिक्रियाओं को कागज पर लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को लिख देना, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिख देना ही तुम्हारी रासायनिक समीकरण है। लिख देना रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। जैसे ध्यान सुनिएगा, जैसे कोई ए पदार्थ और बी पदार्थ आपस में रिएक्ट करके, आपस में अभिक्रिया करके कोई सी पदार्थ बना रहे हैं। ए पदार्थ और बी पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं और वो कोई सी पदार्थ बना रहे हैं, और ये तो होगी आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया। और जब हम इसको लिख दिया, इस प्रकार लिख दिया, तो ये तुम्हारी रासायनिक समीकरण बन चुकी है। जैसे कार्बन जो होता है, अगर इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। बिल्कुल विनोद, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में जलते हैं, मिलते हैं, क्रिया होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, जब इसको लिख दिया तो ये आपकी एक रासायनिक समीकरण हो जाती है। जब भी हम रासायनिक समीकरण के रूप में चीजों को लिखते हैं तो कोई भी जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन रासायनिक पदार्थों को प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है, उनको प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। और रासायनिक प्रतीकों के रूप में लिखना ही तुम्हारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब सुनिएगा मेरी बातों को आराम से। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसके अंदर जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, या इन्हें क्रियाकारक भी कहते हैं, इन्हें क्रियाकारक भी कहते हैं, इन्हीं को क्रियाकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो पदार्थ करेंगे वो तुम्हारे क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। और क्रिया करके जो चीज बनाते हैं वो या तो उत्पाद कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाता है, उत्पाद बनता है, या क्रियाफल बनता है, या तुम्हारा क्रियाफल बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक क्रिया करते हैं वो तुम्हारे अभिकारक है, रिएक्टेंट है। जो चीज बनती है वो प्रोडक्ट है, उत्पाद क्रियाफल है। अगर तुम्हारे क्रियाकारक एक से ज्यादा होते हैं, क्रियाकारक अभिकारक रिएक्टेंट एक से ज्यादा, जैसे हमने दो लिखे हुए हैं, तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह आता है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह आता है। और अगर उत्पाद भी एक से ज्यादा बनेंगे, बस मान लो यहाँ पर डी भी बन रहा था, तो इनके बीच में भी आपका एक प्लस का चार्ज आएगा। तो अभिकारक अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस आएगा, उत्पाद भी अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह आएगा। ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बना रहे हैं, अभिकारक एक से ज्यादा है, तीन होते तो प्लस हो जाता, उधर अगर उत्पाद भी एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का चार्ज आता है। इसी प्रकार जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक होते हैं, जितने अभिकारक होते हैं, याद रखिएगा, जितने अभिकारक होते हैं, जितने अभिकारक होते हैं, जितने अभिकारकों में परमाणु होते हैं, याद रखिएगा, उतने ही उत्पादों में परमाणु बनते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, परमाणुओं की संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में ये रिएक्शन होती है। जितने आपके अभिकारक के परमाणु होंगे, उत्पाद के परमाणु भी उतने ही बनेंगे, याद रखिएगा। दूसरी बात, जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उनके द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना इनका द्रव्यमान अभिकारकों का उतना ही उत्पादों का होगा, उतना ही उत्पादों होगा। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और जल का अणु बनाते हैं, जल का अणु बनाते हैं, याद रखिएगा, जल का अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक हैं, जल यहाँ पर उत्पाद बन रहा है, याद रखिएगा। अभिकारक जब दो है तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ एक उत्पाद बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने अभिकारक के परमाणु होंगे उतने ही आपके इधर आपके उत्पाद के परमाणु होंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन के दो है, यहाँ पे तुम्हारे हाइड्रोजन के दो ही है, इधर ऑक्सीजन के दो है, तो इधर ऑक्सीजन का तुम्हारा एक है। तो यहाँ पर जब उत्पाद बनेगा परमाणु के अंदर कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसको भी दो करना पड़ेगा, याद रखना। तो ये दो गलती से कभी यहाँ नहीं लगाना, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ नहीं लगाना, इस दो को तुमने यहाँ लगाना होता है। तो अब ऑक्सीजन के परमाणु दो हो गए, हाइड्रोजन के परमाणु चार हो गए हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु दो है, तो यहाँ पर आप दो लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन, जितने परमाणु इधर होंगे उतने ही परमाणु इधर होंगे। मतलब परमाणुओं का जो संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की संख्या निश्चित रहती है। दूसरी बात, द्रव्यमान का भी संरक्षण होता है, द्रव्यमान में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम होता है, यहाँ दो दूनी 4 होगा, इसका भार 4 ग्राम हुआ। एक ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम होता है, दो ऑक्सीजन का भार यहाँ 32 ग्राम हुआ। और यहाँ जल जब बनता है तो एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम, 4 हाइड्रोजन का भार यहाँ 4 ग्राम हुआ, और एक ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम होता है, तो यहाँ दो ऑक्सीजन तो 32 ग्राम। तो तुमने देखा कि इधर भी 36 ग्राम और इधर भी तुम्हारे 36 ग्राम। तो याद रखिएगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, जो परमाणु भाग लेंगे उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरी बात, इनकी परमाणु की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, निश्चित अनुपात में परमाणु मिलेंगे। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। दूसरी बात, परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर
यौगिक बनेंगे। परमाणु का अनुपात भी निश्चित रहेगा, परमाणु का अनुपात भी निश्चित रहेगा। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया है, और उस रासायनिक अभिक्रिया को जब हम प्रतीकों के द्वारा लिख देते हैं तो वो तुम्हारी रासायनिक समीकरण बन जाती है। कोई भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे हम तो याद रखना जिसमें जो रिएक्शन करते हैं वो तुम्हारे अभिकारक होंगे, और जो चीज बनती है वो तुम्हारे उत्पाद होंगे। अभिकारक या उत्पाद अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, और जब ये रिएक्शन होगी उत्पाद बनेंगे। इनमें जो परमाणु की संख्या है उन्हें निश्चित करना पड़ता है, तो परमाणु की संख्या को निश्चित करने के लिए हम हिट एंड रन विधि काम में लेते हैं, याद रखना। हिट एंड रन विधि के द्वारा ही हम परमाणु की संख्या को निश्चित करते हैं, जब ये परमाणु निश्चित हो जाते हैं तो इनके बाद इनकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को गैस के रूप में जी से लिखा जाएगा, ऑक्सीजन गैस हो तो उसे गैस सी के लिए रूप में लिखा जाएगा, और जल होता है और जल आपको पता है कि तरल रूप में मिलता है तो इसे भौतिक अवस्था एल के रूप में लिखा जाएगा। यदि कोई पदार्थ गैसीय रूप में है तो उसे जी में लिखेंगे। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी और कोई परमाणु या अणु जो है वो गैसीय रूप में, अगर अणु गैसीय रूप में है तो उसको गैस के जी से लिखा जाएगा, और अगर वो कोई तरल रूप में है तो उसे एल से लिखा जाएगा। और यदि कोई अणु याद रखिएगा ठोस है तो उसे एस के रूप में लिखा जाएगा, और यदि कोई जलीय विलयन बनता है, अगर कोई जलीय विलयन तो उसे ए क्यू से लिखा जाएगा। एक्वस जलीय विलयन है तो उसे ए क्यू से लिखा जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम जितने भी अणु भाग लेते हैं, जितने भी परमाणु भाग लेते हैं, उन पदार्थों की, उन परमाणुओं की, अणुओं की हम भौतिक अवस्था को इस प्रकार दर्शाते हैं, याद रखिएगा। तो ये है आपकी एक रासायनिक समीकरण। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान सुन लेना। रासायनिक समीकरण क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिख देना, प्रतीकों के रूप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में जो चीज भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक या क्रियाकारक है, जो चीज बनती है वो उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान आता है, याद रखना। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान आता है, और तीर का निशान जिस तरफ होता है वो उत्पाद होता है, और इधर तरफ आपके अभिकारक होंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा हम जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी परमाणुओं की संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो रासायनिक समीकरण में अगर हम आगे बात करें तो याद रखिएगा जब भी अभिक्रिया होती है तो इनके जो परमाणु हैं इनकी संख्या को संतुलित करने के लिए हम विधि अपनाते हैं, जिसे कहते हैं हिट एंड रन विधि के द्वारा इन परमाणुओं की संख्या को निश्चित करते हैं, याद रखिएगा। इन दोनों को बराबर कर देते हैं, कौन सी विधि से? हिट एंड रन विधि से इसको करते हैं। एक बात और सुनिएगा, यदि किसी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा निकल रही है, बात को समझिएगा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा निकल रही है तो यहां पर प्लस चार्ज आएगा, इधर प्लस चार्ज आएगा तो लिखा होगा ऊष्मा, और यदि किसी अभिक्रिया को करवाने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो इधर आएगा माइनस ऊष्मा, याद रखिएगा। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अगर उसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है तो उसे प्लस ऊष्मा, उत्पाद की तरफ प्लस ऊष्मा रखेंगे, और अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो वहां माइनस ऊष्मा लगाया जाएगा, याद रखिएगा। और इसके अलावा यदि हम इस अभिक्रिया को करवाने के लिए यदि ऊष्मा दी जाती है तो यहाँ एक ताप का चिन्ह भी लगाया जाता है, और अगर अभिक्रिया को करवाने के लिए कोई उत्प्रेरक काम आता है तो तीर के ऊपर उत्प्रेरक भी लिखते हैं, तीर के ऊपर ही उत्प्रेरक लिखते हैं। तो मैं एक बार फिर इसको बात बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान सुनना। जब भी रासायनिक समीकरण होगी जो भाग लेंगे वो क्रियाकारक, जो बनेगा उत्पाद, क्रियाकारक उत्पाद के बीच में तीर का निशान, याद रखना, याद रखना। उत्पाद अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान होता है, इसे प्रश्न में से आएंगे, लेकिन तुम लोग फिर देख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का अनुपात निश्चित रहता है, परमाणु का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। और इस अभिक्रिया में अगर परमाणुओं को संतुलित करेंगे तो वो आप हिट एंड रन विधि से करते हैं। अगर किसी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा निकल रही है तो यहाँ पर प्लस ऊष्मा आ जाएगा, और यदि ऊष्मा देकर ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर कोई पदार्थ को हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ इस प्रकार ये त्रिभुज का निशान लगा देते हैं, और इस अभिक्रिया को करवाने के लिए यदि उत्प्रेरक काम में लेते हैं तो तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक लिखा जाता है। तो ये कुछ रासायनिक समीकरण की बातें याद रखिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना तुम्हारा रासायनिक समीकरण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस अभिकारक उत्पादों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा, आपको याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, और पहली जो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार रहेगा वो है आपका संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संयोजन अभिक्रिया की। एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, ध्यान से सुनना। कहानी क्या है? संयोजन अभिक्रिया जैसे नाम से स्पष्ट है, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, इसी को हम योगात्मक या एडिशन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। परिभाषा के रूप में बता रहा हूं, दो या दो से अधिक अभिकारक जब आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा बात को, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में रिएक्शन करके, आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से, मैं लिख देता हूं यहां पर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। पहली अभिक्रिया संयोजन, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अगर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी अभिकारकों की संख्या दो कम से कम होगी, दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा इस अभिक्रिया में केवल उत्पाद एक ही बनेगा, तो वो आपकी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं, इसके एग्जांपल्स हम कुछ पढ़ते हैं, याद रखिएगा। पहला जल का निर्माण, पहला हम कर रहे हैं जल का निर्माण। तो ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन, ये रही आपकी ऑक्सीजन, दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ जल का निर्माण होता है। दो अभिकारक हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये हाइड्रोजन है तो ये गैस होती है, ऑक्सीजन भी तुम्हारी गैस होती है, ये जल बना तो ये लिक्विड होता है। यहाँ दो ऑक्सीजन के परमाणु तो तुम्हें दो करने पड़ते हैं, यहाँ पर अभी तक 2s2 लगा देते हैं तो ये अभिक्रिया होगी तुम्हारी संतुलित। इस संतुलित करने को कहते हैं हिट एंड रन विधि, इसी को हम कहते हैं हिट एंड रन विधि। तो पहला हमने पढ़ा जल का निर्माण, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एकल उत्पाद बना रहे थे, तुम्हारी संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी कार्बन का चलना, दूसरा इसका एग्जांपल है कार्बन का चलना। हम एग्जांपल वही लेंगे जो आपकी 10वीं कक्षा की किताब में दिया हुआ है, उससे ज्यादा कोई एग्जांपल नहीं पढ़ेंगे। कार्बन का चलना, ऑप्शन ऑफ कार्बन का चलना, ध्यान सुनना। ये रहा तुम्हारा कार्बन, और जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यहाँ बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन यानी कोयला ठोस होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन तुम्हारी गैस होती है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की भी गैस बनती है। तो कार्बन का जलना भी आपका एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो क्रियाकारक हैं और मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो आपको पहचानना कैसे है? अभिकारक हमेशा दो या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन याद रखना उत्पाद हमेशा एक ही बनेगा, याद रखिएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें, तीसरी बात करें तो याद रखिएगा हम बात करते हैं मैग्नीशियम फीते का जलना।
मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना, याद रखिएगा ये तुम्हारा मैग्नीशियम है। जब इसको जलाया जाता है, जलाने वाली गैस हमेशा ऑक्सीजन होती है, कोई भी चीज अगर जलेगी तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, याद रखिएगा। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यहाँ बनता है तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ बनता है तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर कोई लाइव है तो बताइएगा मुझे कि आपको चीजें समझ में आ रही है क्या। जो लोग लाइव है वो बताइएगा, कमेंट के द्वारा बताइएगा कि क्या चीजें समझ में आ रही है आपको, बड़ी बेसिक सी बातें याद रखिएगा ये। चलिए तो बिल्कुल 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 नवीन, हाँ थैंक यू। चलो तो मैग्नीशियम के फीते का जलना भी आपका एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है, जलाया जाता है। बिल्कुल लक्ष्मण, बिल्कुल मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन को जलाया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए, मैंने कल आपको यौगिकों के सूत्र बनाना सिखाया था, तो ये MgO बना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब यहाँ पर ध्यान देना तुम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग। ये बना यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु इधर भी, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के दो है तो यहाँ ऑक्सीजन का एक है, तो हम यहाँ दो लगाएंगे, हम कभी यहाँ दो निकालेंगे, रखना। तब यहाँ लगा मैग्नीशियम के दो बन गए तो यहाँ हम दो लगा दिया, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलना भी आपका एक संयोजन अभिक्रिया। पहचानना बस यही है, अभिकार हमेशा दो या दो से ज्यादा मिलेंगे, उत्पाद हमेशा एक ही बनेगा, तो ये तुम्हारी अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। से सबसे फेमस उदाहरण याद रखिएगा, जब हम चूने की अभिक्रिया, चौथा एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, उसमें पूछे जाते हैं। ये है तुम्हारा बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। बिल्कुल बुझे चूने की बात बता रहे हैं, बुझे चूने का बिल्कुल बता रहे हैं आप लोगों को। ये रहा तुम्हारा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है। जब इसकी क्रिया हम जल से करवाते हैं, जब इसकी क्रिया हम जल से करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिएगा मैंने कल सूत्र बनाने में बताए थे, कैल्शियम ऑक्साइड है ये होता है तुम्हारा चूना, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। जो मार्केट से आप कली लेकर आते हो दिवाली के ऊपर, दिवाली के ऊपर दीवारों पर पुताई की जाती है, कली की जाती है, उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये है आपका बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। इसकी क्रिया आप करवा रहे हो जल से, तो जैसे इसकी क्रिया जल से करवाते हो तो यहां बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र बनाने में कल आपको सिखाया था, याद रखना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मैंने बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड पर माइनस एक होता है, कैल्शियम पर प्लस दो होता है। यहां दो आएगा, यहां एक, इसके पैरों में इसके पैरों में जाएगा, तो कैल्शियम एक लिखने की आवश्यकता नहीं, OH पूरा है तो इसको होल ट्वाइस करके लिखना होता है। इस प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनता है, याद रखना। ये तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं बता चुका हूं, कल वाला वीडियो देखना इसमें। ये बना तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। तो ये हुआ आपका बिना बुझे हुए चूने का भी सूत्र होता है। कमाल हो, ये रहा मेरे लाल, ये रहा CaO लक्ष्मण, ये रहा आपका CaO बिना बुझा चूना है। ये जो मार्केट से हम कली लेकर आ रहे हैं वो रहा तुम्हारा बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी क्रिया जल से, देखो तुम लाते हो कली मार्केट से लाए, कली का मतलब तुम ये लेकर आए कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना है, बिल्कुल ये बुझा हुआ चूना है, याद रखना ये बुझा हुआ चूना है। पानी को डाला तो ये बुझा हुआ चूना है। सुनिएगा बातों को आराम से। ये रहा मार्केट से कली लेकर आए, मट्टी में डाला, मट्टी में पानी डाला, पानी से रिएक्शन हुई और ये बना तुम्हारा उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, बिल्कुल ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, एकल उत्पाद बना है, तो कैसी अभिक्रिया है ये, संयोजन अभिक्रिया। तो ये बना तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चूना ठोस होता है, इसको एसिड लिखेंगे, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये आपका लिक्विड होता है, ये आपका लिक्विड होता है। तो याद रखना ये जलीय विलयन बना है, और जलीय विलयन को हम AQ से लिखते हैं, जलीय विलयन को हम AQ से लिखते हैं, याद रखना। एक्वस जलीय विलयन बनता है। अब सुनो, ये बन गया तुम्हारा जलीय विलयन, उसको बाल्टी में लेते हो और दीवारों पर पुताई कर देते हो, दीवारों पर इसकी पुताई कर देते हो। तो दीवारों पर हमने क्या पुत दिया, याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना हमने दीवारों पर डाल दिया है, दीवारों पर लगा दिया है। और लगाने के 2 या 3 दिनों के बाद दीवारों पर जो चमक आ जाती है, वो चमक किस प्रकार आती है, बात ये है, जब हम कली कर देते हैं, दीवारों के ऊपर पुताई कर देते हैं, तो 2-3 दिनों के बाद हम देखते हैं कि दीवारों पर चमक आ जाती है। और उस चमक आने का कारण क्या है, सुनिएगा आराम से, बिल्कुल सुमन, हाँ बिल्कुल सुनिएगा। तो जैसे ही हमने दीवारों पर पोता, दीवार पर पोता हमने क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। और जब ये क्रिया होगी तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जब क्रिया होगी तो यहां बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र बनाने में आपको बता दूं, इसलिए मैंने कहा था जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो आपको ये सूत्र बनाने आने चाहिए। ये बना आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, और साथ में यहां बनेगा जल, जो जल होगा वो वाष्पीकृत हो जाएगा और दीवारों पर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दीवारों पर तुम्हारा बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कार्बोनेट सूत्र होता है ये संगमरमर का भी होता है, याद रखना। ये संगमरमर का, संगमरमर जो होता है बिल्कुल सफेद होता है, संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दीवारों पर जो बन जाता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यानी संगमरमर बन गया। 2 या 3 दिनों के बाद जो दीवारों पर चमक आती है, दीवारों पर जो चमक आती है उसी कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, याद रखिएगा, इसी कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो फिर ध्यान सुनिएगा, हम जब दीवार पे कली करते हैं तो मार्केट से चूना लाते हैं, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में मिलाया, क्रिया हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बना। इस वाले विलयन को हमने लिया और दीवारों पर इसकी पुताई कर दी। पुताई करने के 2 या 3 दिनों बाद जो चमक आ जाती है, तो चमक आने का कारण होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा और बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, और जल का अणु जो वाष्पीकृत हो जाएगा तो दीवारों पर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और यही तुम्हारा सूत्र होता है संगमरमर का। संगमरमर बिल्कुल सफेद होता है, तो दीवारों पर एक प्रकार से हमने संगमरमर की परत बना दी है। तो ये थी तुम्हारी चूने की रिएक्शन। लक्ष्मण आपको समझ में आया होगा चूने की रिएक्शन इस प्रकार होती है। तो प्रश्न आता है कि जब हम मार्केट से एक व्यक्ति होता है, प्रश्न देखना कैसे पूछा जाता है इसमें, आपके लेवल का शानदार प्रश्न बनेगा, याद रखना ये कि एक व्यक्ति जो ए है, एक व्यक्ति जो ए है वो मार्केट से बिना बुझा चूना लाता है। एक व्यक्ति मार्केट से बिना बुझा चूना लाता है, बिना बुझा। अब आपको पता है कि बिना बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा चूना लाता है, बिना बुझा चूना लाता है, जिसको पानी में डाल देता है, जिसको पानी में मिला देता है, जिसको पानी में मिला देता है, पानी में मिला देता है। अब पानी में मिला देता है तो यौगिक ये बनता है, तो यौगिक ए बनता है। तो ध्यान सुनना, तो यौगिक क्या बनता है, बिना बुझा मार्केट से चूना लाए, इसको हमने मिला दिया पानी में, तो यौगिक ए बनता है, याद रखिएगा यौगिक ए बनता है। इस यौगिक ए को बाल्टी में डालकर दीवारों पर पोत देता है, दीवारों पर पोत देता है, दीवारों पर पोत देता है, पोत देता है। 2 या 3 दिनों बाद, 2 या 3 दिनों बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, चमक आ जाती है और यौगिक बी बन जाता है, और यौगिक बी बन जाता है, यौगिक बी बन जाता है। अब
अब आपसे प्रश्न पूछेगा वो यौगिक ए और बी के नाम बताइए, यौगिक ए और बी के नाम बताइए। तो ध्यान से सुनना, मार्केट से बिना बुझा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड लाया, जल से रिएक्शन करवाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये यौगिक तुम्हारा ए बन गया है, ये यौगिक तुम्हारा ए बन गया, याद रखिएगा ये यौगिक तुम्हारा ए बन गया है, ये तुम्हारा यौगिक ए बन गया है। अब इस ए यौगिक को बाल्टी में लिया जाएगा, बाल्टी में लिया जाएगा और दीवारों पर पोत दिया जाएगा। पोतने के बाद ये जो तुम्हारा यौगिक ए था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेगा और यौगिक यहाँ पर बी, ये बी बनेगा तुम्हारा, ये यौगिक बी बनेगा तुम्हारा जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा और इस वजह से दीवारों पर चमक आ जाएगी। तो यौगिक ए होगा तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना होगा और एक आपका जो 2 दिनों या 3 दिनों बाद जो बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा और इस वजह से दीवारों पर चमक आ जाती है। तो याद रखना तुम लोग, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड होगा, बुझा हुआ चूना तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब एक और बात सुनना तुम लोग, जो लोग जर्नल लगाते हैं, देखा होगा जो लोग जर्नल लगाते हैं उसमें वो बुझा हुआ चूने का पेस्ट काम में लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पेस्ट के रूप में काम में लेते हैं, उसको जो तंबाकू होती है उसको करते हैं इसे। तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्या कारण है, क्या कारण है कि वो तंबाकू को ऊपर से चूना करता है, कारण बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें जो पहली रिएक्शन थी आपकी, ये वाली जो रिएक्शन थी याद रखिएगा, ये वाली जो रिएक्शन है कि संयोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। बाद वाली रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है पेपरों के अंदर, याद रख लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। तो हमने बात की तुम्हारी संयोजन अभिक्रिया की, हमने बात की आपके संयोजन अभिक्रिया की। एक और एग्जांपल संयोजन अभिक्रिया का बड़ा शानदार है, फेमस है और बड़ी बार ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल और मैं यहां तुम्हें बता देना चाहता हूं संयोजन अभिक्रिया का। ये है तुम्हारा वनस्पति घी का निर्माण। ध्यान से सुनना, वनस्पति घी का निर्माण, वनस्पति घी का निर्माण कर रहे हैं, वनस्पति घी का निर्माण, घी का निर्माण, ये भी आपकी संयोजन अभिक्रिया है, याद रखना, ये भी तुम्हारी संयोजन अभिक्रिया है। तो वनस्पति घी, जिसको तुम डाल्डा के नाम से, फॉर्च्यून के नाम से, कई नामों से जानते हो, उसका निर्माण किस प्रकार होता है, ध्यान रखना। तो आप लोग मार्केट से अगर हम बात करें वनस्पति घी किस प्रकार बनाया जाता है, तो ये तेल से बनता है। तो वनस्पति तेल लेते हैं, वनस्पति तेल, ये तुम्हारा वनस्पति तेल होगा, वनस्पति तेल होगा। और वनस्पति तेल एक असंतृप्त वसा होती है, अनसैचुरेटेड फैट होती है, असंतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है, याद रखिएगा। वनस्पति तेल एक असंतृप्त वसा होती है, असंतृप्त कैसे? इसका सूत्र होता है RCH डबल बॉन्ड CH। ये आपका एक तेल है, आपको याद रखना कि ये तेल है जिसका सूत्र है RCH डबल बॉन्ड CHR। जब भी डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है तो एक प्रकार की तुम्हारा असंतृप्त होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो ये आपका एक वनस्पति तेल है और इस वनस्पति तेल में मिला देते हैं हाइड्रोजन गैस, हम हाइड्रोजन गैस मिला देते हैं। तो जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है, एक रिएक्शन होती है और यहाँ बन जाता है RCH। तो एक CH था यहाँ, एक यहाँ से चला गया, इसके पास हो जाएगा CH2, डबल बॉन्ड की जगह यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और यहाँ R, तो ये तुम्हारा बन जाएगा वनस्पति घी, ये बन गया तुम्हारा वनस्पति घी। सबसे पहले कंपनी जिसका नाम था डाल्डा, सबसे पहले उस कंपनी ने बनाया, इसको बोलते हैं डाल्डा घी। तो इस प्रकार डाल्डा घी आजकल बहुत सारी कंपनियां बना रही है, बाबा रामदेव बना रहे हैं, फॉर्च्यून बना रही है, बहुत सारी कंपनियां आपका ये वनस्पति घी बनाती हैं। और वनस्पति घी का मतलब होता है संतृप्त वसा बना देते हैं, एक संतृप्त वसा बन गई, याद रखना, ये आपकी संतृप्त वसा बन गई है। तो इसमें दो अभिकारक हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये भी आपकी एक संयोजन अभिक्रिया है। कोई बताएगा मुझे यहाँ पर, कोई बताएगा कि यहाँ पर एक उत्प्रेरक भी काम आता है, बड़ा फेमस एग्जांपल है उसका, बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है। कोई बताएगा कमेंट के जरिए मुझे कि यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक पाया जाता है? उत्प्रेरक कैटलिस्ट वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर निकल, ध्यान से सुनना, निकल एक ऐसा धातु है, निकल एक ऐसा धातु है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। निकल जैसे निकल मिलाएंगे ये रिएक्शन फटाफट हो जाएगी और जल्दी से तुम्हारा वनस्पति घी बन जाएगा। तो यहाँ निकल जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, यानी अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है, जल्दी संपन्न हो जाती है। तो ये भी आपकी प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। संयोजन अभिक्रिया के अंदर अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं और उत्पाद हमेशा एक ही बनेगा, उत्पाद हमेशा एक ही बनेगा। तो जल का निर्माण हमने किया, कार्बन का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना और तुम्हारा चूने की जल से जो क्रिया करवाई गई थी, वो सारी की सारी क्रियाएं तुम्हारी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया हमने बात की तुम्हारी संयोजन अभिक्रियाओं की, संयोजन अभिक्रियाओं की। तो दूसरा है तुम्हारा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ध्यान सुनना, दूसरी अभिक्रिया हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया हम केवल वही एग्जांपल ले रहे हैं जो आपकी कक्षा 9 और 10 में है। वियोजन अभिक्रिया इसी को हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, डीकंपोज अपघटन अभिक्रिया, इसी को हम अपघटन अभिक्रिया कह रहे हैं। बस ये संयोजन अभिक्रिया की उल्टी हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया की उल्टी हो जाएगी। इसमें अभिकारक एक होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें अभिकारक एक होगा, उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा बनेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित या अपघटित होकर, वियोजित या अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें याद रखना, पहचानना कैसे है, इसमें अभिकारक एक होगा, उत्पाद जो है वो 2 या 2 से अधिक बनेंगे, 2 या 2 से अधिक बनेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया होगी, ऐसी अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया होगी। देखना कैसे, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहला मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ तापीय अपघटन। पहला, ताप देकर किसी चीज को तोड़ा जा रहा है तो तापीय अपघटन, तापीय अपघटन। ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर है आपका, चूना पत्थर का सूत्र भी यही होता है, चूना पत्थर का सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। ये आपका संगमरमर भी है, जब इसको गर्म किया तो गर्म करने के लिए हमेशा याद रखना त्रिभुज का निशान आता है, ऐसे करके ऊपर तीर के ऊपर आता है, त्रिभुज का आता है, याद रखना इसे। इसको गर्म करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट था तुम्हारा, एकल अभिकारक था, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यही तुम्हारा संगमरमर है, याद रखना, इसी का संगमरमर का सूत्र भी यही होता है। यही तुम्हारा चूना पत्थर है, याद रखना, चूना पत्थर का सूत्र पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट है। यही तुम्हारा मोती का सूत्र होता है, याद रखना, मोती का भी सूत्र पूछे तो यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यही तुम्हारे अंडे के ऊपर का आवरण होता है, अंडे के ऊपर का जो आवरण होता है, अंडे के ऊपर का जो आवरण है, ऊपर का आवरण है, यही तुम्हारा सूत्र होता है, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। यही दांतों के इनेमल का सूत्र भी होता है, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि दांतों के इनेमल का सूत्र क्या है तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, याद रखिएगा। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में उत्पाद 2 बने, अभिकारक 1 था, 2 उत्पाद बनते हैं। तो इसे कहते हैं हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये ताप देकर अपघटन करवाया जाता है, इसे कहते हैं तापीय अपघटन, कार्बन
ऑक्साइड। डरना नहीं है, दो तीन बार चीजों को पढ़ोगे तो चीजें आराम से याद हो जाएंगी और इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। साइंस को थोड़ा समझ के करोगे तो ये चीजें साइंस में बस सर ये नहीं आपकी कल्चर या आर्ट हिस्ट्री की तरह बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बस बेसिक सी बातें हैं, यही पढ़ना पड़ता है, यही से पसंद बनते हैं आपके याद रखना। चलिए तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसकी अवस्था लिखने जाओ, ये ठोस होता है, ये भी आपका ठोस होता है और ये आपका गैस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, इसको लिखने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पसंद आएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ताप अपघटित किया जाता है तो उत्पाद क्या बनता है, उत्पाद क्या बनता है, तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को ताप दिया जाएगा, गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल याद रखना, लेड आपका फेरस सल्फाइड, इसलिए फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड का तापीय अपघटन करते हैं। अब फेरस सल्फाइड का कर रहे हैं, आपको फेरस सल्फेट, सॉरी सल्फाइड नहीं है, ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन कर रहे हैं। तो फेरस सल्फेट का आपको सूत्र भी आना चाहिए और इसके लिए मैंने आपको सूत्र बनवाए थे। फेरस की बात करें तो याद रखना Fe+2 होता है, सल्फेट पर SO-2 होता है, इसके नीचे दो का समानुपात 1 होगा तो सूत्र हो जाएगा FeSO4। ये है फेरस सल्फेट का सूत्र, याद रखिएगा। इस प्रकार मैं आपको ये करवा चुका हूं, अगर आपको मूलक याद है तो आप आराम से यौगिक के सूत्र बना सकते हैं। देखना किस चीज फेरस सल्फेट है, ये होगा तुम्हारा FeSO4, FeSO4 हो गया है। इसमें जल के अणु होते हैं, 7 जल के अणु होते हैं, याद रखिएगा। इसके 2 अणु लेते हैं हम, उत्पाद हमेशा अभिकारक 1 होगा, अभी टूटेगा, इसको गर्म करते हैं, ताप देते हैं, ये जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, जल वाष्पीकृत हो जाएगा, ये फेरस सल्फेट टूटेगा फेरस ऑक्साइड में टूटेगा। 2 अणु बनेंगे इसके, एक बनेगा इसमें आपका SO3 और एक आपका बनेगा SO2। ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आता है कि क्रिस्टलीय फेरस सल्फाइड को जब गर्म किया जाता है, ध्यान से सुनना बातों को आराम से। क्रिस्टलीय का मतलब होता है क्रिस्टल जल होते हैं, जल के अणु होते हैं इसमें। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और साथ में बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर, ये रीड के पेपर में सल्फर डाइऑक्साइड, ये रीड के पेपर में प्रश्न आ चुका है कि जब क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो उत्पाद क्या बनेंगे। तो याद रखना, उत्पाद में बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यही बनेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, अभिकारक 1 है, उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा बन रहे हैं तो तुम्हारी अभिक्रिया अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होती है। एग्जांपल पूछे जाते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म कर रहे हैं तो ये चीज बन रही है। एक इसका फेमस एग्जांपल होता है वियोजन अभिक्रिया का, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है लेड नाइट्रेट, आपका लेड नाइट्रेट है और लेड नाइट्रेट को का तापीय अपघटन किया जाता है, तापीय अपघटन करते हैं तो क्या होता है। देखो ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3 और इसमें होते हैं PbNO3, HNO3, ध्यान सुनिएगा, PbNO3 लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है और मैं आपको करवा चुका हूं। लेड को Pb से लिखते हैं, इसमें 2+ होते हैं, नाइट्रेट होता है NO3-, इसमें 2 होते हैं, इसमें 1 होता है। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये Pb यहां 1 आएगा, इसके लिखने की आवश्यकता नहीं होती। NO3 पूरा अणु है, होल ट्वाइस करके लिखा जाता है, ऐसे होल ट्वाइस करके लेड नाइट्रेट का सूत्र हो गया। अब इस लेड नाइट्रेट को जब तुम गर्म करते हो, जब तुम इसको गर्म करते हो, ध्यान सुनिएगा, जब हाँ विनोद बिल्कुल लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये ध्यान रखो। चलो लेड नाइट्रेट है, ये रहा लेड नाइट्रेट आपका, इसको जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, यहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, लेड ऑक्साइड बनेगा, याद रखना, लेड ऑक्साइड बनेगा यहां और साथ में यहां ऑक्सीजन गैस भी बनती है। लेड ऑक्साइड बनेगा तो ये 2 अणु होंगे, इसको याद रखिएगा, ये 2 हो गए तो 4 और 6 3 दूनी 6 है, ये 2 बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है, याद रखना। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये इसके उत्पाद बनते हैं, ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब यहां से प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना आराम से बात को। ये भूरे रंग की गैस होती है, भूरे रंग की गैस होती है, भूरे रंग की गैस होती है। तो कभी आपने सूरत गए हो और सूरत जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है तो वहां पर भूरा कोयला उपयोग में लेते हैं। सूरत में जब बिजली बनाई जाती है कोयले से तो वहां भूरा कोयला काम में लेते हैं और भूरा कोयला इसलिए उसमें नाइट्रोजन की शुद्धि होती है। जब उस कोयले को जलाया जाता है तो वहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भूरे रंग की गैस बनती है, करना तो सुपर थर्मल पावर में जहां बिजली बनाई जाती है भूरे रंग की गैस निकलती है और भूरे रंग की गैस हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की गैस बनती है, उस गैस का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाएगा तो भूरे रंग की गैस बनने का कारण है नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड और इसी कारण तुम्हारी भूरे रंग की गैस बनती है। भूरे रंग की गैस बनने के साथ बनता है लेड ऑक्साइड। तो ये हुआ तुम्हारा तापीय अपघटन, ये हुआ तुम्हारा तापीय अपघटन, जिसमें 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अपघटन का मतलब होता है, वियोजन का मतलब होता है कि एक अभिकारक होगा, टूटेगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। तो हमने 3 फेमस एग्जांपल जो अभी एनसीईआरटी के अंदर रखे हुए हैं वो 3 फेमस एग्जांपल लिए हैं। पहला, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर को गर्म किया जाता है तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जब भी क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट को गर्म किया जाएगा तो क्या क्या उत्पाद बनेंगे, और लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाएगा, तापीय अपघटन किया जाएगा, तापीय अपघटन किया जाएगा तो क्या उत्पाद बनेंगे, और जब इसमें उत्पाद बनेंगे तो भूरे रंग की जो गैस बनेगी उस गैस का नाम क्या होगा। ये 3 फेमस एग्जांपल है। इसके अलावा हम अपघटन प्रक्रिया में एक विद्युत अपघटन भी पढ़ते हैं जो आपकी कक्षा 10 की किताब में दे रखा है, विद्युत अपघटन। याद रखिएगा दोस्तों, मैं कोई बहुत डिटेल में तो नहीं कह रहा हूं, बस याद रखना बेसिक्स बातें हैं जो तुम्हारे रास्ते बोर्ड की किताबों में लगती थी और एनसीईआरटी में जो तुम्हारा सिलेबस है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये है तुम्हारा विद्युत अपघटन, ध्यान सुनना। वियोजन या अपघटन प्रक्रिया में हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, विद्युत अपघटन। तो ये है तुम्हारा जल, ये तुम्हारा जल है, जल के 2 अणु ले रहे हैं हम और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो याद रखिएगा ये टूट जाता है 2 हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। एकल अभिकारक है, टूट रहा है किसके द्वारा, जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये तुम्हारा जल है, लिक्विड फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैसीय फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में होगी। तो ये तो तुम्हारी अभिक्रिया थी, ये विद्युत अपघटन है और विद्युत अपघटन में हम जल का विद्युत अपघटन कर रहे हैं। इसी प्रकार एक और एग्जांपल इसका फेमस होता है तीसरा, प्रकाशीय अपघटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा पदार्थों का अपघटन कर रहे हैं, प्रकाशीय अपघटन। तो ये तुम्हारा सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सूत्र सिल्वर ब्रोमाइड का मैं करवा चुका हूं। Ag+ वाला होता है, Br पे माइनस होता है ब्रोमाइड, इसमें एक तो सूत्र बनेगा सीधा AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्लेट में रखकर धूप में रखा जाता है, प्रकाश में रखा जाता है और प्रकाश को हमेशा H से दर्शाया जाता है, H से दर्शाया जाता है, प्रकाश विकिरणों के रूप में आता है। जब इसको प्रकाश में रखा जाता है तो यहाँ सिल्वर बनता है और यहाँ ब्रोमीन बन जाता है, ब्रोमीन बन जाता है। याद रखिएगा, जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्लेट में रखकर प्रकाश में रखा जाता है ये टूट जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में, और इसी अभिक्रिया का उपयोग
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। इसी अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। पहले जब नेगेटिव से फोटो बनाई जाती थी पुराने कैमरों में, नेगेटिव से फोटो बनाई जाती थी, तो इसी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता था। इसी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता था। तो प्रश्न आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब प्लेट में रखकर इसका प्रकाशीय विकरण करते हैं तो प्लेट पर काला धब्बे बन जाते हैं। वो काले धब्बे जो है वो आपके सिल्वर और ब्रोमीन के कारण होते हैं। सिल्वर और ब्रोमीन के कारण होते हैं। तो दोस्तों हमने दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी है। एक हमारी संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी और दूसरी हमने तुम्हारी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पढ़ी। अपघटन अभिक्रिया में हमने तीन बातें पढ़ी। ताप के द्वारा अपघटन कैसे किया जाता है, दूसरा जो हमने इसमें बात की आपकी प्रकाश के द्वारा अपघटन और विद्युत अपघटन, ये तीन बातें हमने इसमें पढ़ी हैं। तीन बातें इसमें पढ़ी हैं और इन रिएक्शनों के अलावा आपके सिलेबस में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जो तीसरी अभिक्रिया होती है वो होती है विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान सुनिएगा, तीसरी जो अभिक्रिया है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया है इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। बहुत आसान है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय परमाणु कम सक्रिय परमाणु को उसके यौगिक में से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। देखना क्या, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु कोई सक्रिय परमाणु, कोई अधिक सक्रिय परमाणु, कोई अधिक सक्रिय परमाणु कम सक्रिय परमाणु को उसके यौगिक में से उसके, ये इंपॉर्टेंट है, उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, में से विस्थापित कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। देखना इसमें क्या है, कोई अधिक सक्रिय परमाणु कम सक्रिय परमाणु को उसके यौगिक में से हटा देगा। देखना कैसे, एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल देखते हैं, ये है कॉपर सल्फेट, ये है तुम्हारा कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है तुम्हारा, ये कॉपर सल्फेट नीले रंग का विलयन होता है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का विलयन, नीले रंग का विलयन। और जैसे इसमें हम लोहे की कील डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं, तो लोहा जो होता है कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है। ध्यान सुनो, यहाँ पर जो तुम्हारा लोहा है Fe है, लोहा है, लोहे का प्रतीक Fe होता है। ये Fe ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा सक्रिय है कॉपर से, तो इस कॉपर को उसके यौगिक में से हटा देगा। इसको हटा देगा, तो हटा देगा तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा फेरस सल्फेट, खुदा कर बैठ जाएगा इसकी जगह। इसको बाहर कर देगा तो ये बाहर चला जाएगा, तो यहाँ ये कॉपर बन जाएगा। याद रखें, ये कॉपर बन गया है यहाँ पर। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि लोहे ने, इस Fe ने कॉपर को उसके यौगिक में से हटा दिया, क्योंकि लोहा अधिक सक्रिय है कॉपर की तुलना में। और इस वजह से कॉपर सल्फेट का जो नीले रंग का विलयन था वो मटमेला हो जाता है, मटमेला हो जाता है, मटमेला हो जाता है, और लोहे पर लाल रंग की परत बन जाती है। क्योंकि लोहे पर लाल रंग की परत बनना सिद्ध करता है कि ये एक अभिक्रिया हुई जिसको हमने कहा विस्थापन अभिक्रिया। तो कॉपर सल्फेट का विलयन मटमेला होने के कारण फेरस सल्फेट बन गया है, फेरस सल्फेट बन गया है, याद रखिएगा। और जो तांबा था वो लोहे के ऊपर आ गया, लोहा चलकर कॉपर सल्फेट के विलयन बना लेता है, तो मटमेला हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम, ये तुम्हारा कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, याद रखिएगा, नीले रंग का विलयन है। इसकी क्रिया जब हम जिंक, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के जब दानेदार टुकड़े डालते हैं तो जिंक पर टुकड़े जो होते हैं वो लाल रंग के हो जाते हैं। जिंक की जगह तो आ जाएगा कॉपर, कॉपर जिंक की जगह कॉपर आ जाएगा और कॉपर की जगह जिंक जाकर बैठ जाएगा, तो ये यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को उसने विस्थापित कर दिया। तो ये तुम्हारी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया तुम्हारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अधिक सक्रिय धातु जो होगा वो कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक में से रिप्लेस कर देगा। इसी प्रकार ध्यान सुनिएगा, हम एक एग्जांपल और देख रहे हैं यहाँ पर। ये रहा तुम्हारा फेरस सल्फेट का विलयन, ये फेरस सल्फेट का विलयन है। जब हम इसमें कॉपर डालते हैं तो क्या ये अभिक्रिया होगी, क्या ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, हम यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं और इस जिंक सल्फेट के विलयन में Fe का टुकड़ा डाल देते हैं, क्या ये अभिक्रिया होगी। या मैं यहाँ कहूँ कि फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, इसमें हम जिंक डाल देते हैं, जिंक के टुकड़े डाल देते हैं, तो क्या ये अभिक्रिया होगी। ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चलेगा तुम्हारा। फेरस सल्फेट में जब हम कॉपर डालते हैं तो कॉपर जो है वो फेरस से ज्यादा सक्रिय धातु नहीं है, तो जब ये कमजोर है तो इस ताकतवर को यहाँ से हटा नहीं पाएगा, और जब इसको यहाँ से हटा नहीं पाएगा तो याद रखना ये अभिक्रिया कभी भी संभव नहीं होगी। अभिक्रिया कभी भी संभव नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो ताकतवर नहीं है फेरस से, इसलिए अभिक्रिया कभी संभव नहीं होगी। इसी प्रकार ये जिंक सल्फेट का विलयन है और इसमें जब हम लोहे की कील डालते हैं तो क्या ये अभिक्रिया होगी, तो ये अभिक्रिया भी नहीं होगी, क्योंकि जिंक जो है वो लोहे से ज्यादा ताकतवर है। जिंक लोहे से ज्यादा ताकतवर होने के कारण जिंक सल्फेट में से जिंक को अलग नहीं कर पाएगा फेरस, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर हम फेरस सल्फेट की बात करें या फेरस सल्फेट की अभिक्रिया हम जिंक से करवाते हैं, इसकी अभिक्रिया हम जिंक से करवाते हैं, तो यहाँ पर जिंक जो है वो ज्यादा सक्रिय होता है फेरस से, तो फेरस को यहाँ से हटा देगा, खुद जिंक सल्फेट बना लेगा और यहाँ से लोहे को बाहर निकाल देगा, तो ये अभिक्रिया संभव होगी। तो अभिक्रिया कौन सी संभव होगी, कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं होगी, तो याद रखिएगा वो अभिक्रिया संभव होगी जिसमें अधिक सक्रिय धातु की क्रिया कम सक्रिय धातु वाली यौगिक से करवाई जाती है, तो अभिक्रिया तुम्हारी संभव हो जाएगी। अधिक सक्रिय धातु की बात करें, अधिक सक्रिय की कम सक्रिय वाली धातु की यौगिक से क्रिया करवाते हैं तो वो संभव हो जाएगी। लेकिन अगर कम सक्रिय धातु की क्रिया अधिक सक्रिय वाले धातु वाली यौगिक से कराएंगे तो वो अभिक्रिया संभव नहीं होगी। ये सक्रिय क्या है, ये कमजोरी क्या है, तो हम कल पढ़ेंगे, याद रखिएगा। मैं इसमें पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये क्या होता है। हम पढ़ेंगे कल धातुओं की सक्रियता श्रेणी, और उस सक्रियता श्रेणी के आधार पर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, और इस श्रेणी के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई अभिक्रिया होगी कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी, या कौन धातु ज्यादा सक्रिय है, कौन धातु कम सक्रिय है, ये हम कल आपको इस पर डिटेल से बताएंगे। उम्मीद करता हूं जो आज हमने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया है, और कल हम इस पर और चर्चा करेंगे। कल हम इसको पूरा डिटेल में लेकर चलेंगे। कल हम ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया पढ़ेंगे। थोड़ा टॉपिक टफ है, लेकिन बार बार जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये चीजें बड़ी आसान लगने लगेंगी। चलिए, तो कल मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।